नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है सुमन का अनपढ़ होना बना अभिशाप। चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये कहानी का दूसरा पार्ट है। इससे पहले का पार्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के कहानी को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद एक स्टेशन आता है, टापरी जंक्शन, जहाँ पर ट्रेन रुकती है। जैसा कि गांव के लोगों की आदत होती है, वो लोग बार बार पाउडर वाले मंजन इत्यादि से बार बार मुंह साफ करते हैं। तो सुमन भी को भी यही आदत थी। वह भी मंजन लेकर रेलवे शौचालय के पास बने वॉश बेसिन में जाकर मंजन घिस रही थी। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी, बहुत सारे लोग बोगी में चढ़ रहे थे। वॉश बेसिन के दोनों साइड में दरवाज़ा था। बहुत सारे लोगों को चढ़ता देखकर सुमन सहसा दूसरे दरवाजे से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन के चलते हुए देखकर सुमन परेशान हो जाती है और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन चढ़ नहीं पाती। थोड़ी देर में ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है और सुमन वहीं प्लेटफॉर्म पर रह जाती है। सुमन के परिवार वालों को बिल्कुल भी भान नहीं था कि सुमन स्टेशन पर छूट गई है। वह सोच रहे थे कि वह शौचालय की तरफ है। टापरी जंक्शन में चढ़ने वाले सभी यात्री बोगी में खाली जगह देखकर बैठने लगते हैं। उसके बाद सुभाष नोटिस करता है कि सुमन अभी तक वापस नहीं आई। तो वह अपनी बहन संगीता से पूछता है कि सुमन कहाँ है। संगीता: भाभी मंजन करने गई हुई है। सुभाष: लेकिन उसको गए हुए तो बहुत देर हो गया है, अभी तक वो आई क्यों नहीं। संगीता: हाँ, मैं देखने जा रही हूँ। संगीता रेलवे शौचालय की ओर जाती है और वहाँ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था और शौचालय का दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। संगीता बहुत घबरा जाती है और जल्दी से जाकर अपने भाई सुभाष से कहती है, भैया भाभी उधर नहीं है। संगीता की बात सुनकर सुभाष परेशान हो गया। नीरज भी साथ में ही बैठा हुआ था, वह भी परेशान हो जाता है और कहता है, मैं देख कर आता हूँ। फिर नीरज भी उठकर रेलवे शौचालय की तरफ जाता है। वह इधर उधर देखता है, भीड़ में भी अपनी भाभी को देखकर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सुमन भाभी कहीं भी नज़र नहीं आई। फिर वह आगे की बोगी की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ पर भी जाकर देखता है कि कहीं भाभी गलती से उस तरफ जाकर तो नहीं बैठ गई। लेकिन वह काफ़ी दूर तक जाकर वापस आता है, तो भी उसे उनकी सुमन भाभी कहीं दिखाई नहीं देती। फिर वह वापस आकर अपने भैया के पास बैठता है। तब तक सुभाष बहुत परेशान हो रहा था। वह भी इधर उधर वहाँ तक नीरज के पीछे पीछे गए थे, लेकिन वो वापस आ गए थे। अब तक नीरज भी वापस आ चुका था। नीरज वापस आकर कहता है, भैया मैं दूसरी बोगी तक भी जाकर आया हूँ, भाभी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। सुभाष भी अपनी पत्नी सुमन को ना पाकर बहुत घबराया हुआ था और नीरज की बात सुनकर वो धम से अपनी सीट पर बैठ जाता है और परेशान हो जाता है। कहता है, अब मैं सुमन को कहाँ ढूंढूं, कहाँ चली गई है वो। सुमन के परिवार वाले सभी बहुत परेशान हो रहे थे कि सुमन कहाँ चली गई। नीलम, जो कि सुमन की छोटी देवरानी है, हो सकता है भाभी नीचे उतर गई होगी। नीलम की बात को सुनकर सुभाष के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। वह बहुत घबरा जाता है और कहता है, हाँ, ये भी हो सकता है। वह घबराहट के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी संगीता और अपने भाई सुभाष को संभालती है और उसे पानी भी पिलाती है। उसी समय बोगी में टिकट चेकर आता है। वे सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। टिकट चेकर को देखकर नीरज उससे पूछता है, मेरी भाभी शायद ट्रेन से नीचे उतर गई हैं। हमने इधर उधर सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कैसे करें, कुछ बताएं। टिकट चेकर: आप लोगों के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए कि वो कहाँ रह गई हैं। सुभाष: उसके पास फ़ोन नहीं है। टिकट चेकर: तो ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद एक स्टेशन आएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। नीरज: ठीक है। सुभाष बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। थोड़ी देर में ट्रेन धीरे धीरे करके रुकने लगती है। सुभाष के परिवार के सभी लोग अपने सामान लेकर उसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। इधर सुमन ट्रेन के छूट जाने से बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी।
वह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश भी करती है लेकिन वह ट्रेन में नहीं चढ़ पाती और सुमन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेहताशा दौड़ती हुई जा रही थी। फिर वह किसी चीज़ से टकरा कर गिर पड़ती है। तब तक ट्रेन बहुत आगे बढ़ चुकी थी। गिरने के बाद सुमन वहीं पर बैठ जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास ना किसी का नंबर था, ना ही उसके पास स्वयं का फ़ोन था। बहुत ही विकट परिस्थिति उसके सामने आ गई थी। वहाँ पर वह बैठकर घंटों रोती रही। तभी कुछ लोगों की नज़र वहाँ पर पड़ी। वो लोग आकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तो सुमन रोते-रोते कह रही है, मेरी रेलगाड़ी छूट गई, मैं नीचे उतर गई थी। मेरे घर वाले सभी रेलगाड़ी में बैठे थे, सभी चले गए। सुमन हिंदी भाषा समझ रही थी और उसका जवाब अपनी स्थानीय भाषा में दे रही थी, लेकिन उधर के रहने वाले लोग सुमन की बोली नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। फिर भी वो लोग इतना तो समझ ही जाते हैं कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वो लोग उसे दिलासा देते हैं और उसे उठाकर एक चबूतरे पर बैठा देते हैं और पानी पिला देते हैं। सुमन का सब्र टूट गया था। वह रोए जा रही थी। उसके पास अपनी समस्या का कुछ भी समाधान नहीं था। शाम हो रही थी। वह रोते-रोते थक गई थी। श्याम गिरता देखकर उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसके मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। वह कभी भी इस तरह से अपने घर से बाहर अकेले नहीं रही थी और अपने घर के आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी अकेले रहने से भी इस तरह की फीलिंग नहीं आती जिस तरह की फीलिंग अभी सुमन को आ रही थी। अपने आप को अकेला पाकर उसका दिल बार बार बैठा जा रहा था और वो रोए जा रही थी, लेकिन उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। वह वहीं पर प्लेटफॉर्म पर ही बैठी हुई थी और सभी आने जाने वाले उसे देखते और गुजर जाते। इधर सुमन के पति सुभाष और नीरज ने रेलवे पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी समस्या बताई। उनकी बात को सुनकर थानेदार ने उनकी शिकायत दर्ज कर ली और पूछा, आपकी पत्नी कौन से स्टेशन के बाद से आपके साथ नहीं है? सुभाष कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। तब नीरज कहता है, टापरी जंक्शन में ट्रेन रुकी थी, वहीं पर भाभी शौचालय की तरफ गई थी। उसके बाद वह वापस नहीं आई। हमने बहुत आगे तक की बोगियों तक भी जाकर के पता किया, लेकिन वह कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। तब थानेदार ने उसकी शिकायत दर्ज कर ली और कहा, ठीक है, आप अपनी पत्नी के फ़ोटो दे दीजिए। तब नीरज ने अपने मोबाइल से अपनी भाभी का एक फ़ोटो निकलवाया और उनको दिखाता है। तब वह थानेदार कहता है, आप इस फ़ोटो को निकलवा दीजिए ताकि हमें आपकी पत्नी को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। नीरज ने वहीं पास में जाकर अपने मोबाइल से फ़ोटो को डेवलप करवाया और उसकी एक कॉपी थाने में जमा करवा दी। थानेदार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन लोगों की कंप्लेंट लिखकर उन लोगों से कहा, आप लोग परेशान मत होइए, मैं टापरी जंक्शन में आपकी शिकायत और आपकी पत्नी के फ़ोटो को मेल करवा देता हूँ। नीरज, ठीक है साहब। थानेदार सुमन के फ़ोटो को आसपास के थानों में और पिछले 1-2 रेलवे स्टेशन में भी भिजवा देता है। सुभाष और उसके सभी परिवार वाले पुलिस स्टेशन में काफ़ी देर तक बैठे रहे। वह बहुत परेशान हो रहे थे। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद नीरज और सुभाष विचार करते हैं कि हम लोग फिर से वापस टापरी जंक्शन जाते हैं। क्या पता सुमन वहाँ पर ही हमें मिल जाए। इस बात में नीरज ने भी अपनी सहमति दे दी। उसी समय नीरज के फ़ोन पर उसके छोटे भाई श्रवण का फ़ोन आता है। नीरज सुभाष से कहता है, भैया श्रवण का फ़ोन आ रहा है। सुभाष, श्रवण को बता दो, लेकिन उससे कहना कि वह अभी घर पर इस बारे में किसी को कुछ भी ना बताए। श्रवण, हेलो भैया, आप लोग आज पहुंचने वाले थे, कितने समय तक पहुंचेंगे घर? नीरज, श्रवण एक दिक्कत हो गई है। श्रवण, क्या हुआ भैया? नीरज, सुमन भाभी हमसे बिछड़ गई है, पता नहीं कहाँ रह गई। ट्रेन में हम लोगों ने ढूंढ लिया, नहीं मिली। टापरी स्टेशन में वो शायद ट्रेन से नीचे उतर गई है। हम लोग वापस टापरी भाभी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। श्रवण, यह तो बहुत बुरा हुआ भैया,
आप लोग एक बार वापस टापरी जाकर वहाँ पर पता कीजिए। नीरज, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। भैया और मैं चले जाएंगे, बाकी लोगों को मैं वापस भिजवा देता हूँ। श्रवण, ठीक है, आप लोग भैया ऐसा करना, भाभी की फ़ोटो को जगह जगह पंपलेट में छपवा कर चिपवा देना कि यह महिला खो गई है। नीरज, हाँ यह ठीक रहेगा, हम लोगों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा दी है। और हाँ श्रवण, अभी इस बारे में घर में किसी को कुछ मत बताना, घर में सब लोग परेशान होंगे। श्रवण, हाँ भैया ठीक है। इतना कहकर नीरज फ़ोन रख देता है। इसके बाद वह सुभाष से कहता है, भैया आप और मैं वापस टापरी जाते हैं, बाकी लोगों को घर वापस जाने के लिए ट्रेन में बिठा देते हैं। सुभाष, हाँ सब लोगों को लेकर कहाँ घूमेंगे। संगीता, भाभी के बिना हम लोग घर जाएंगे तो सब लोग पूछेंगे, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। नीरज, घर पहुंचने पर तो सबको सच्चाई बताना ही पड़ेगा, लेकिन हम अभी से उन्हें यह सच्चाई नहीं बता सकते, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग घर वापस चले जाइए, हम लोग भाभी को ढूंढ कर साथ में लेकर आएंगे। उसके बाद नीरज अपने चचेरे भाई और एक चचेरी भाभी और संगीता की टिकट करवा देता है और उन्हें वापस घर की ओर भिजवा देता है और सख्त हिदायत देता है कि वो लोग रास्ते में इधर उधर ना उतरें और दिल्ली से उतरकर बस पकड़कर सीधे अपने घर तक जाएं। संगीता और उसके चचेरे भाई सभी ठीक है कहकर सिर हिलाते हैं और नीरज सभी को ट्रेन में बिठा देता है। तब तक सुभाष वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ परेशान सा इधर उधर देख रहा था। तभी कुछ दूर पर एक महिला जाते हुए दिखाई देती है। सुभाष को ऐसा लगता है कि वह सुमन तो नहीं है और वह उसके पीछे पीछे तेजी से जाकर उसे पलट कर देखता है। वह सुमन नहीं थी। तब सुभाष हाथ जोड़कर उस महिला से कहता है, माफ़ करना, मैं अपनी घरवाली को ढूंढ रहा हूँ। अपने भाई को तेजी से किसी की ओर जाते हुए देखकर नीरज भी सुभाष के पीछे पीछे चला जाता है। तब तक सुभाष वापस आ रहा था। नीरज सुभाष से कहता है, भैया आप इधर उधर अकेले मत जाया कीजिए, साथ में आप परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही जाएगा। चलिए हम वापस टापरी की ओर चलते हैं। सुभाष, हाँ चलो। फिर वो दोनों वापस टापरी वाली ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। लगभग 1 घंटे के अंदर टापरी जंक्शन पहुंच जाते हैं और वहां उतरकर सीधे पुलिस स्टेशन में जाते हैं। सुमन अपने आप में नहीं थी, वह बहुत परेशान थी। उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। उसे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि वह पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बारे में बात करे, अपने घर वालों से मिलने की कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोशिश करे। इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी उसे नहीं थी, इसलिए इसमें इन सब बातों में अपना ध्यान भी नहीं लगाया। उसे शायद यह भी नहीं मालूम था कि रेलवे पुलिस भी होती है जो यात्रियों की मदद भी कर सकती है। तभी एक ट्रेन वहाँ पर आकर रुकती है। ट्रेन को देखकर सुमन सोचती है कि शायद इस ट्रेन में बैठने पर वह अपने घर वापस पहुँच जाएगी, लेकिन वह वापस इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन थी और वो उसी ट्रेन में बैठ गई और ट्रेन चल पड़ती है। इधर नीरज और सुभाष जब वापस टापरी जंक्शन पहुंचते हैं तो पहुंचते ही वो दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर संपर्क करते हैं और अपनी सुमन की फोटोग्राफी दिखाते हुए कहते हैं कि यह महिला टापरी जंक्शन में अभी लगभग 2 से 3 घंटे पहले उतर गई थी। जब तक हमें मालूम हुआ तब तक हम अगले स्टेशन पर पहुंच गए थे। जैसे ही हमें पता चला हम वापस फिर से टापरी आए हैं। तब वहाँ का थानेदार सुमन की फ़ोटो को ध्यान से देखता है और कहता है, महिला यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची है, फिर भी आप उनकी फ़ोटो और अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद थानेदार अपने कांस्टेबल्स को ऑर्डर देता है कि वह जाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुमन को ढूंढने की कोशिश करे। इसके बाद नीरज और सुभाष भी निकल पड़ते हैं और प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी सुमन की फ़ोटो को दिखाकर सभी लोगों से, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की कि क्या आप लोगों ने उसे देखा।
लोग अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, क्योंकि रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर तो वो ही लोग नहीं रहते, आते-जाते रहते हैं। फिर वह एक फल की दुकान के पास पूछता है, "क्या आपने इस महिला को कहीं देखा?" तब वो दुकानदार उस फ़ोटो को गौर से देखता है और कहता है, "हाँ साहब, ये औरत 2-3 घंटे पहले यहाँ पर बैठी थी और रो रही थी और ये बहुत रो रही थी।" फिर वह उस ओर इशारा करता है जिस ओर सुमन बैठी थी। सुभाष और नीरज दौड़कर उधर जाने लगते हैं और वहाँ जाकर इधर-उधर देखते हैं और दूर तक आगे-पीछे दौड़कर देखने के बाद भी उन्हें सुमन कहीं दिखाई नहीं दी। फिर वो थक हार कर सुभाष वहीं अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। नीरज भी सुभाष के साथ आकर बैठ जाता है। सुभाष कहता है, "इतनी बड़ी दुनिया में मैं सुमन को कहाँ खोजूं? ना जाने वह कौन सी मनहूस कड़ी थी जब हम लोग घर से बाहर निकले थे।" नीरज, भैया आप परेशान मत हो, भाभी मिल जाएंगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। सुभाष बहुत टेंशन में है। फिर भी उन्हें भगवान पर भरोसा है कि सुमन ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन पता नहीं अभी किस हाल में होगी, कहाँ होगी। उसके पास फ़ोन भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, खाली हाथ है वह। पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। हे भगवान! मैं उसे कहाँ ढूँढूँ? सुभाष यह सोच-सोच कर परेशान हो रहा था। नीरज भी अपने भाई की परेशानी में परेशान हो रहा था, लेकिन वह अपने भाई को बराबर दिलासा भी दे रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद नीरज कहता है, "भैया आप यहीं पर बैठो, मैं भाभी के फ़ोटो का प्रिंट आउट निकलवा कर लाता हूँ, फिर हम इस पोस्टर को जगह-जगह चिपवा देंगे।" सुभाष, "ठीक है, जाओ, मैं यहीं पर बैठा हूँ।" नीरज सुमन भाभी की फ़ोटो की प्रिंट आउट निकलवाने के लिए चला जाता है और बड़ी-बड़ी पोस्टर निकलवाता है। साथ में उसमें लिखता है कि यह महिला खो गई है, जिस किसी को भी मिले तो वह नीचे दिए गए फ़ोन नंबर से संपर्क करे। वह अपना फ़ोन नंबर और सुभाष का फ़ोन नंबर वो वहाँ डाल देता है। नीरज और सुभाष सुमन के फ़ोटो को पंपलेट में निकलवा कर उसमें अपना फ़ोन नंबर देकर जगह-जगह चिपका देते हैं। पुलिस भी अपना काम कर रही थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी थी। रात हो चुकी थी। नीरज और सुभाष अभी भी टापरी के रेलवे स्टेशन पर ही थे। वहीं पर कुछ खा पी कर आराम कर रहे थे। सुभाष बहुत परेशान था। सुभाष परेशानी में इधर-उधर टहलने लगता है। इधर घर में सुभाष के बाकी के परिवार वाले जब घर पहुंचते हैं, तब सभी लोग पूछते हैं कि सुमन भाभी, सुभाष भैया और नीरज कहाँ है? तब संगीता कहती है, "सुमन भाभी हमसे बिछुड़ गई है। नीरज और सुभाष भैया दोनों ही वापस गए हैं उन्हें ढूंढने के लिए, सुमन भाभी को ढूंढने के लिए।" यह सुनकर सुमन की बेटी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, "हे भगवान, मेरी माँ पता नहीं कैसी होगी, उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है, उसे फ़ोन चलाना भी नहीं आता है, ना ही उसके पास किसी का मोबाइल नंबर है। अब वह कहाँ होगी, किस हाल में होगी? हे भगवान, मेरी माँ जहाँ भी हो उसे सही सलामत रखना।" घर वाले सभी परेशान हो जाते हैं। सुमन के दोनों बेटे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। बड़ा वाला बेटा अपने पिताजी सुभाष से फ़ोन पर बातचीत करता है और वहाँ पर की सारी जानकारी लेता है। नीरज अपने द्वारा सुमन भाभी को ढूंढने के लिए किए गए सभी प्रयासों के बारे में उसे बताते हैं। तब सुमन का बेटा कहता है, "चाचा, आप एक बार वापस इलाहाबाद जाकर देखें, वहाँ पर भी जाकर आप लोग पंपलेट है ना वो लगवा दीजिए और वहाँ की भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए।" नीरज, हाँ, तुम अच्छी सलाह दे दी है तुमने। ठीक है, कल हम लोग वापस इलाहाबाद चले जाते हैं, इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। उसके बाद वह अपने बड़े भाई सुभाष से कहता है, "भैया, कल हम लोग वापस इलाहाबाद जाते हैं, वहाँ पर शायद भाभी हमें मिल जाए। वहाँ जाकर हम लोग पुलिस में कंप्लेंट भी करवा देंगे और वहाँ पर हम भाभी की फ़ोटो पंपलेंट भी लगवा देंगे। शायद कहीं न कहीं कुछ पता चलेगा।"
सुभाष, ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम्हारी भाभी को ढूंढने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वे दोनों वहीं प्लेटफॉर्म पर सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सुभाष की आंखों में नींद नहीं थी। वह काफ़ी देर तक जाग रहा था। दिन भर से भाग दौड़ करके थका हुआ था, फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात के बाद उसकी आंख लग गई और वो सो गया। और सुबह स्टेशन में ट्रेन रुकने की आवाज़ से नींद खुल गई। लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी, चहल-पहल बढ़ गई थी, तो वो लोग दोनों उठकर बैठ गए। उसके बाद वहाँ पर फ्रेश होने के बाद दोनों इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। इधर सुमन इलाहाबाद पहुँच चुकी थी। जैसे ही ट्रेन इलाहाबाद में रुकती है, वह ट्रेन से नीचे उतर जाती है और इधर-उधर जाने लगती है। उसे अक्षर ज्ञान भी नहीं था, इसलिए वह वहाँ लिखे हुए होर्डिंग्स को भी पढ़ नहीं पा रही थी। शायद पढ़ने से भी उसे पता चल जाता कि वह कौन-सी जगह पर है, लेकिन वह भटक रही थी। वह बेसुध सी हो गई थी। उसे भूख भी लग रही थी। रोते-रोते वह थक गई थी। उसे भूख लग रही थी, तो वह एक फल की दुकान के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फल वाले से एक फल माँगती है, तो फल वाला उसे गरीब बेसहारा समझकर केला दे देता है। केला लेकर वह दूर जाकर बैठकर खाने लगती है। खाते-खाते उसकी आँखों में आँसू बह रहे थे। वह इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। अनजान शहर में वह बिल्कुल अकेली थी। वह सोच रही थी कि वह कौन-सी मनहूस घड़ी थी जब वह ट्रेन से उतर पड़ी। उसे ट्रेन से नहीं उतरना था। हे भगवान! अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे ढूँढूँ अपने परिवार वालों को? अब मैं किसको बताऊँ और किससे पूछूँ? यहाँ कोई मेरी बात समझ भी नहीं पा रहा है। कहते-कहते वो रो पड़ी। तभी एक ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पर आकर रुकती है। सुमन जल्दी से केला ख़त्म करती है और जाकर फिर से इस ट्रेन में बैठ जाती है। वह ये सोचकर ही बैठती है कि शायद यह ट्रेन घर तक जाती होगी, तो मैं शायद इसमें बैठकर अपने परिजनों तक पहुँच जाऊँ। लेकिन वह अपनी उल्टी दिशा में जा रही ट्रेन में बैठ जाती है। अब सुमन इलाहाबाद से आगे यूपी जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। नीरज और सुभाष जब इलाहाबाद पहुंचते हैं, उसके बाद वे रेलवे पुलिस के पास जाकर संपर्क करते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। यहाँ की रेलवे पुलिस वाले भी सुमन के फ़ोटो और उन दोनों के मोबाइल नंबर नोट कर लेते हैं। उसके बाद नीरज और सुभाष जो यहाँ पर भी सुमन के फ़ोटो पंपलेट अलग-अलग जगह पर चिपका रहे देते हैं। यहाँ वहाँ हर किसी को सुमन का फ़ोटो दिखाते हैं और उनके बारे में पूछना चाहते हैं। सुमन की फ़ोटो को देखकर फल वाला जाकर तुरंत रेलवे पुलिस वाले को बताता है कि साहब, मैंने अभी इस महिला को केला दिया था, वो खा रही थी। रेलवे पुलिस तुरंत हरकत में आती है और प्लेटफॉर्म पर फल वाले के बताए हुए जगह पर जाकर देखती है, तो वहाँ पर सुमन नहीं थी। वहाँ तो ट्रेन में बैठकर आगे निकल चुकी थी। सुभाष और नीरज भी अपनी तरफ से सभी लोगों को फ़ोटो दिखाकर आने जाने वालों के चेहरे देख रहे थे, ताकि कहीं भी उसे सुमन मिल जाए। इस तरह उन्हें सुमन को ढूंढते हुए 3 से 4 दिन बीत चुके थे। वो लोग बहुत परेशान हो चुके थे, थक गए थे, लेकिन सुमन का कहीं भी पता नहीं चला था। घर से फ़ोन आता तब वो कहते थे कि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर से इलाहाबाद आ गए हैं सुमन को ढूंढते हुए। तभी सुभाष नीरज से कहता है, हम लोग कल जाकर आगे भी 2 से लेकर 3 स्टेशन तक सुमन की फ़ोटो और पंपलेट चिपका देते हैं, ताकि सुमन अगर उधर भी गई होगी तो उधर वालों को भी सुमन की खबर मिल सके। नीरज, हाँ भैया ठीक है, अब आए हैं इतना, तो और भी आगे जाकर आगे के स्टेशन में भी हम लोग भाभी की रिपोर्ट खबर करवा देते हैं, ताकि अगर भाभी इधर गलती से पहुँचे भी तो भी हमें भाभी की खबर मिल जाए। फिर नीरज और सुभाष दोनों इलाहाबाद से भी आगे के 2-3 स्टेशन में जाकर सुमन के पंपलेट वाली फ़ोटो चिपका देते हैं। घर वालों को वापस आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन नीरज और सुभाष अभी भी घर नहीं पहुंचे थे। वो लोग उधर अपनी तरफ से सुमन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, जानते हैं क्या सुमन मिल पाएगी या नहीं।
तब तक के लिए कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।